ओके, द हिमालयन यू इन ट्रबल। ठीक है, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये यू ही है। ओके, रिमेंबर, see, the Himalayan yew is a medicinal plant found in various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. ओके, यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश दोनों में पाया जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है ये। A chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree. ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसको टैक्सोल बोलते हैं, जो इसके बार्क है, नीडल है, ट्विग्स है, रूट्स है, उसमें से निकाला जाता है। एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स। और ये जो टैक्सोल है उसको कुछ कैंसर्स को ट्रीट करने में, ओके, द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और ये जो टैक्सोल है वो बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है पूरी दुनिया का। तो यू कैन इमेजिन कि अगर कैंसर की इतनी बड़ी मार्केट है, कैंसर के ड्रग्स की इतनी बड़ी मार्केट, तो ऑब्वियसली इसका एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ही ज्यादा ही हुआ होगा। द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू इट्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन के कारण ये जो स्पीशीज है वो बहुत ही बड़े खतरे में है। And in the last one decade, thousands of yew trees have dried up in the various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. और पिछले 10 सालों के अंदर हजारों यू ट्रीज जो है वो पूरे सूख गए हैं। ओबियसली ये जो इसका जो ये टैक्सोल निकालने के चक्कर में ये झाड़ को सुखा देते होंगे। हो सकता है झाड़ के लिए बहुत ही ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाता होगा या झाड़ उसको सहन नहीं कर पाते होंगे। दैट्स व्हाई दिस ट्रीज आर कंप्लीटली ड्राइड अप। ठीक है, habitat destruction, hunting, poaching, overexploitation, environmental pollution, poisoning, and forest fires are factors which have led to the decline of Bharat's biodiversity. ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो जानवरों का जो ओरिजिनल घर है उसको हैबिटेट बोलते हैं कि जानवर ओरिजिनली नेचुरली जहां पर पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनका हंटिंग हो रहा है, दे आर बीइंग पोच्ड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। ओके, ये सारे फैक्टर्स के कारण भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे में हो या फिर जानवरों में हो, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एट अ वेरी ग्रेटर लेवल। अदर इंपॉर्टेंट causes ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस आर अनइक्वल एक्सेस। और दूसरे इंपॉर्टेंट causes क्या है? सबसे पहले तो अनइक्वल एक्सेस, मतलब कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं, ओके, उनको जंगल के अंदर जरूरत से ज्यादा एक्सेस मिल जाता है, और जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिलता उनको तो बेचारों को अंदर जाने भी नहीं दिया जाता। इट इज लाइक दैट। इन इक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, इन इक्विटेबल मतलब कि जो यूज करते हैं वो जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारी पोश एरियाज के अंदर जो पार्टीज होती है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ठीक, हर एक की अपनी खाने की एक कैपेसिटी होती है, लिमिट होता है। ठीक है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जहां पर बहुत ही अमीर लोगों की पार्टी होती है, दे हैव मेनी आइटम्स टू ईट इन देयर पार्टी। ठीक है, तो 7-8 आइटम खाने के बाद है ना, वो एक ड्रिंक पीते हैं, जिस ड्रिंक के कारण उनको सारा जो खाना उन्होंने खाया वो उल्टी हो जाती है, वो बाहर आ जाता है, फिर ताकि वो जो दूसरे चीज है ना उसको टेस्ट कर सके। तो टेस्टिंग के चक्कर में है ना वो इतने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, या रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, एक तरीके से वेस्ट करते हैं। तो इसी को इनइक्विटेबल कंजम्पशन बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों को खाने के वादे, खाने को रोटी नसीब नहीं होती, और यहाँ पर ये इतनी महंगी महंगी चीजें फेंक रहे होते हैं या उल्टी कर रहे होते हैं। ठीक, एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। और एनवायरमेंटल वेलबींग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंशियल है, मतलब कि हर कोई एनवायरमेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। स्टिल देर आर मेनी पीपल हु थिंक्स दैट एनवायरमेंट इज फॉर ह्यूमन काइंड। ओके, कि भाई नेचर जो है वो इंसानों के इस्तेमाल करने के लिए है, वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करे, ऐसा सोचने वाले लोग अभी भी पड़े पड़े हैं। ठीक है, कोई कमी नहीं है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कितनी आसानी से लिख दिया कि भाई ओवर पॉपुलेशन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर वो एनवायरमेंटल डिग्रेड करती है। अगर जहां तक बात रही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, ठीक है, तो जितना रोल प्ले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का है, यूएसए है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है, ओके, फिनलैंड है, आयरलैंड है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका के अंदर यूएसए एंड कनाडा, दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यूएसए अकेला दुनिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है। कचरे की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा यही कंट्री करते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, इंग्लैंड है, वंस अगेन दैट टॉप्स द लिस्ट। ठीक है,
वेस्टेज की अगर हम बात करें, फूड वेस्टेज की, तो उसमें भी टॉप 10 कंट्रीज के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के ही नाम आएंगे और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम आएगा। ठीक है, तो यहां पर भारत को डीमीन करने के लिए तो कुछ भी ऐसे छाप देते हैं, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब कि अफ्रीकन कंट्रीज है, एशिया के अंदर भारत है, ठीक है, इन सबको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तौर पर ये ऐसा बोल देते हैं कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भूल जाओ। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही होता है, और ये एक फैक्ट है और इस बात को कोई जुटला नहीं सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पर होता है, बट हम 130 करोड़ या 40 करोड़ मिलकर जितना एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करते ना, वो खाली 10-10 करोड़ मिलकर उतना कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। ओके, however an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian। एवरेज अमेरिकन जो है वो एक सोमालियन पर्सन से 40 टाइम्स ज्यादा चीजें कंज्यूम करता है। And similarly, the richest 5% of Bharatiya society probably cause more ecological damage because of the amount they consume। Okay, richest 5% जो है, ओके, वो ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं, ओके, पुअरेस्ट 25% से। मतलब कि रिचेस्ट 5% को पुअरेस्ट 25% के साथ कंपेयर करो, खाली भारत के अंदर नहीं, दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इट इज अ फैक्ट कि रिचेस्ट 5% वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पुअरेस्ट 25% से। द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। फॉर्मर मतलब कि जो रिच है वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाते। ठीक है, एनवायरमेंटल उनको भी ऐसा ही लगता है कि भाई ये, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, who are ultra rich people or very very rich people, they even don't know the name of certain vegetables। तो एनवायरमेंटल वेलबींग का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, उनको अगर बीट रूट भी दिखा दो ने, पूछ लो ने कि भाई कंसीडर मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ठीक है, बीट रूट दिखाया हो पूरा, तो उनको पता भी नहीं होगा आधों से ज्यादा को, इसको बीट रूट बोलते हैं ऐसे, या बीट बोलते हैं जिसको खाया भी जाता है ऐसे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना तो दूर दूर तक कहीं पर नहीं आता। ओके, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द सेलिब्रिटीज, कि ज्यादातर रिच लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ देम डज नॉट अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल। सो द क्वेश्चन इज, हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। कौन क्या कंज्यूम कर रहा है, कहां से और कितना कितना कंज्यूम कर रहा है। सी ओवर हाफ ऑफ भारत नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। कि हमारे भारत के अंदर जितने भी फॉरेस्ट है, 50% से ज्यादा फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय, ज्यादातर 30-35% तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ब्रिटिशर्स के दौरान ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बाकी रही सही कसर जो बाकी रही, तो इंडिपेंडेंट के बाद प्रेजेंट जो गवर्नमेंट आई उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन आउट। कि जहां पर पानी भरा हुआ रहता था उसमें से भी 1/3 जगह जो है ना वो सूख चुकी है। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडी इज पॉल्यूटेड। कि सरफेस वाटर बॉडी जो है, नदी तालाब, उसमें से 70% पॉल्यूटेड है। 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव्स वाइप्ड आउट। ओके, मैनग्रोव्स में भी 40% वाइप्ड आउट हो चुके हैं। एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली अवेलेबल प्लांट, thousands of plants and animal species are heading towards extinction। ठीक है, और कंटिन्यूअसली हंटिंग और ट्रेडिंग के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स और कमर्शियल प्लांट्स की होती है, वैल्यूएबल प्लांट्स की, ओके, उनके कारण प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज भी बहुत ही ज्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय होती जा रही है भारत के अंदर। ठीक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। क्या फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम खाली एक बायोलॉजिकल इशू नहीं बोल सकते। रिमेंबर, द बायोलॉजिकल लॉस is strongly correlated with the loss of cultural diversity। कि biological loss जो है ना, ओके, इट इज कोरिलेटेड विथ कल्चरल डाइवर्सिटी। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर भारत अपने फॉरेस्ट को कम करता जाएगा, नदी के पानी सूखते जाएंगे, तो कल्चरली ऑल्सो समवेयर, ओके, दैट विल बी वैनिश्ड, दैट डाइवर्सिटी विल बी वैनिश्ड। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities। ठीक है, और ये लॉसेस के कारण कल्चर कैसे, से जंगलों के अंदर आदिवासी रहते हैं। जब जंगल ही नहीं है तो आदिवासी लोगों का ठिकाना चला जाएगा और उनका जो कल्चर है ना वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सदियों से जो उनके पूर्वज जहां पर रहते आए थे, जहां पर जानवरों का शिकार करके खाते थे या खेती करके खाते थे या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जिंदा रहते थे, ओके, आज वो पूरा का पूरा कल्चर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, और इसी के कारण ये जो लोग हैं, जो इंडिजीनियस या फिर जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है, वैसी कम्युनिटी, वैसी ट्राइबल कम्युनिटीज जो पूरे की पूरी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर इम्पोवरिस्ड। वो बेचारे ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के।
who directly depend on various components of forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, अपने फूड के लिए, ड्रिंक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, और अगर पुअर में भी अगर हम बात करें, देन women are affected more than men. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel. इन आदिवासी लोगों की या फिर जनरली अगर हम बात करें, वो तो चलो अब गैसेस है, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी women जो होती है वो फ्यूल कलेक्ट करने जाती है, ठीक है, मतलब कि लकड़ियां ढूंढने। हो सकता है हम सबके जो ग्रेट ग्रैंड मदर थे, ओके, वो बीहड़ इलाके में जंगल में जाकर लकड़ियां कलेक्ट करके आती थी और फिर ऐसे चूल्हा वूल्हा जलाकर खाना बना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, बट देर आर मोर देन 90% चांसेस दैट दिस वाज द फैक्ट, ठीक है। तो इन मैनी सोसाइटीज ये फ्यूल कलेक्ट करने पड़ते हैं। इवन फोडर वॉज बी कलेक्टेड ताकि वो जानवरों को खिला सके, फिर उनका दूध निकालेंगे। इवन वाटर वॉज बीइंग फेच्ड, ठीक है। हो सकता है कि भाई आप में से, माई ग्रैंड मदर यूज टू डू दैट, इवन आप में से भी कई सारे के ऐसे दादी होंगे जो पानी भरने जाते थे ऐसे गांव के बाहर या कहीं जहाँ पर नल होता है वहां पर, घर पर ऐसे नल या पाइप या मोटर चालू करके डायरेक्टली पानी ना भी आता हो सके तो पूछ लेना आज, ओके, यू कैन गेट द आइडिया, ठीक। एंड अदर बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स, और जो दूसरी बेसिक नीड्स होती थी सब्सिस्टेंस मतलब कि एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए, ओके, वो सारी की सारी नीड्स जो है, ओके, वो औरतों के ऊपर थोप दी जाती थी। And as these resources are depleted, the drudgery of women increases. Okay, और जैसे जैसे रिसोर्स डेप्लेट होते गए, कम होते गए, ड्रजरी मतलब कि मेहनत जो थी ना वो बढ़ गई विमेन की, ओके। एक तो पहले से ये मेहनत का काम था, दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था, उसमें से भी वहां पर भी रिसोर्स खत्म हो जाए तो और आगे दूर जाना पड़े, ठीक है। गधा मजूरी बोलते हैं ना हम गुजराती या लोकल लैंग्वेज में, दैट इज ड्रजरी। तो विमेन की ड्रजरी बढ़ जाती थी। एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दिस रिसोर्सेस, और कई बार तो उनको 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक चलकर जाना पड़ता था, तब जाके उनको ये रिसोर्सेज मिलते थे। दिस causes serious health problem for women and negligence of home and children because of the increased hours of work. और ये सारी चीजों के कारण विमेन के लिए खास करके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते थे। वो घर पर बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि काम ही इतना बढ़ चुका था। जो काम पहले 2 घंटे में होता था वो रिसोर्स डेप्लेशन के कारण 3 साढ़े 3 घंटे में खत्म होता था। घर और बच्चों के ऊपर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता था उन्हें, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। और अगर बच्चों के ऊपर सही तरीके से मम्मी पापा ध्यान नहीं देते तो उसके सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। एज अ पेरेंट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू गाइड द चिल्ड्रन इन टू द राइट डायरेक्शन। पेरेंट का काम बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं होता, ओके। अगर बच्चा बिगड़ता है तो वो भी पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात का ध्यान रखना, ओके। 100% पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, कि उनका जो बच्चा है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। रिमेंबर दे कैन नॉट जस्ट लीव देयर चाइल्ड। The indirect impact of degradation such as severe drought or deforestation induced floods etc also hits the poor hardest. और अगर मान लो नेचर में कारण फ्लड आ गया, ड्रोट हो गया, ओके, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है, कई बार ड्रोट आ जाता है, ठीक है, सूखा पड़ता है, बारिश ही नहीं होती, या कई बार फ्लड आ जाती है, चल, ओके, कहीं दूसरे ऊपर वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, वहां पर पानी बहकर आया और फ्लड आ गया। तो ये फ्लड के कारण या ड्रॉट के कारण भी सबसे पुअर लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। और ये केसेस के अंदर तो जो पॉवर्टी है, ओके, वो तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कारण ही आया है। Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life. Okay, forest है, wildlife है, वो life की quality के लिए काफी vital है। And environment, okay, in the subcontinent, मतलब कि भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें हमारे जीवन को एकदम अच्छे तरीके से जीना है तो। एंड इट इज एम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। और इसीलिए आज की ये जरूरत है कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज के ऊपर ध्यान दें, मतलब कि इस तरीके का प्लानिंग करें कि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचा भी ले और जितना हो सके उसको उतना रिकवर भी करें, ठीक है।